हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड सेल के कॉन्सेप्ट को, जिसे हम हिंदी में बिक्री या विक्रय भी कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन नंबर 54 से लेके 57 तक के जो भी प्रोविज़न्स हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। सेल को आगे डिस्कस करने से पहले ये समझो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के 5 तरीके दिए गए हैं। जो मेनली तरीके हैं वो 5 ही हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी ये बताया था कि इसमें 5 तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। सबसे पहला है सेल, जिसको हम बिक्री कहते हैं। दूसरा है बंधक यानी कि मॉर्गेज। तीसरा है पट्टा यानी कि लीज़। चौथा है एक्सचेंज यानी विनिमय। और पाँचवा हो गया आपका दान यानी कि गिफ्ट। इन 5 तरीकों में से जो पहला तरीका है वो सेल या बिक्री कहलाएगा और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 54 से ये आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो सेक्शन नंबर 54 हमें बताता है सेल या बिक्री की डेफिनेशन, कि बेसिकली सेल कहते किसे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से। तो अगर हम सेल की बात करें तो ये एक ऐसा ट्रांसफ़र होता है जिसमें आप ओनरशिप या किसी भी चीज़ का या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करते हो। मतलब कि आपके पास अगर ओनरशिप है किसी चीज़ की तो आप कीमत लेते हो, है ना, और उसके बदले में उस प्रॉपर्टी को या उस चीज़ को आप सामने वाले को देते हो जो उसे खरीदता है। तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, हम उससे सामने वाले व्यक्ति से कीमत ले रहे हैं उस चीज़ की। और ये जो कीमत है इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कैसी हो सकती है कीमत? आधे धन के रूप में भी हो सकती है, प्रॉमिस भी हो सकती है, या उसका कोई भाग भी हो सकता है। ठीक, तो प्रॉमिस अगर किसी ने आपको कर दिया, आपसे कोई चीज़ ली कि मैं इसका जो पैसा है आधा आप ले लीजिए, आधा चुकाने का मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं बाद में चुका दूंगा, तो ये भी क्या हो गया? सेल हो गया, क्योंकि बाद में वो आपको चुकाने वाला है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसी सेक्शन में ये भी दिया गया है कि सेल जो होता है, देखो, एक तो आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो, कीमत के बदले में प्रॉपर्टी या कोई चीज़ देते हो सामने वाले को, लेकिन वो जो आपका सेल है वो किया कैसे जाता है, तो ये तरीका भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक तो देखो ये समझो कि सेल होती कैसे है। तो अगर 100 रुपये या उससे ज़्यादा के मूल्य की यानी उससे ज़्यादा की कीमत की इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आपको उसे सेल करना है, तो कैसे करोगे? तो केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से वो हो जाएगा। मतलब एक रजिस्टर्ड दस्तावेज़, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और उसके माध्यम से ही आप 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्या सेल कर सकते हो। दूसरा, अगर आपकी चीज़ या आपकी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है मान लो, लेकिन उसकी कीमत 100 रुपये से कम है, तो फिर यहाँ पे 2 तरीके दिए गए हैं ट्रांसफ़र करने के। या तो आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हो, मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मतलब कब्ज़ा देकर भी कर सकते हो। सामने वाले को आप डायरेक्टली कब्ज़ा दे दो तो भी यहाँ पे सेल हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीके बताए हैं। 100 रुपये से कम में कैसे करना है और अगर 100 रुपये तक है या उससे ज़्यादा है तो उसमें कैसे होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो मेंशन की गई है इसी डेफिनेशन में, वो किया गया है विक्रय संविदा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर में प्रॉपर्टी का सेल करेंगे जो पार्टीज़ के बीच में तय होना चाहिए, यानी कि जिस टर्म्स पे दोनों पक्षकार सहमत हैं उन पर भविष्य में प्रॉपर्टी सेल की जाएगी। सेल के लिए आज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो, और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करने में प्रॉपर्टी में ना तो कोई किसी तरह का इंटरेस्ट क्रिएट होगा और ना ही किसी तरह का कोई भार या चार्ज होगा। तो यहाँ पे विक्रय संविदा का मतलब यही बताया गया है कि अचल प्रॉपर्टी के विक्रय की संविदा, यानी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल आप बना रहे हो, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि उस अचल संपत्ति का जो विक्रय है या उसकी जो सेल है, पार्टी के बीच में जो भी टर्म्स होंगे, जो भी वो कंडीशंस तय करेंगे उन पर बेस होगा, और खुद ही ऐसी प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट या कोई चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। ठीक, तो आई होप ये जो सेक्शन 54 है ये क्या कहना चाह रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे केस लॉ।
पहला केस है शिवलाल बनाम भगवान दास 1899। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो सेल होती है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका पालन हो चुका होता है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अभी इफ़ेक्ट में नहीं आया है बल्कि फ्यूचर में उस चीज़ को इफ़ेक्ट में आना है। क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अभी इफेक्ट में आ जाएगी, बाद के लिए ही तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो तुरंत आपने पैसे लिए सामने वाले से और तुरंत उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर किया है कि सेल में और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में क्या मतलब अंतर होता है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है वी जय शंकरप्पा बनाम DS गुलवाड़ी। ये 2000 का केस था। इस केस में भी कोर्ट ने यही कहा है कि जब प्रॉपर्टी की बिक्री कर दी जाती है, मतलब जब उसकी सेल कर दी जाती है, तो प्रॉपर्टी के सारे जो राइट्स होते हैं पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पूरी तरह से जाहिर सी बात है, जब आप किसी को कीमत देकर कोई चीज़ बेच देते हो तो आपके पास जो भी राइट्स, जो भी लाइबिलिटी थी, वो सारे के सारे किसके पास चले जाते हैं? जिसको आप दे रहे हो, जिसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो। यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि जो ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति है, जो अंतरण करता है, उसके पास कोई राइट नहीं रह जाता। तो बेसिकली यहाँ पे सेल में आप क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो तो सारे के सारे राइट्स, लाइबिलिटीज़ सब के सब उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो भी किसके माध्यम से? सेल के माध्यम से, क्योंकि आप उसकी कीमत ले चुके हो। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 55 की, जो हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है लाइबिलिटीज़ और राइट्स बायर एंड सेलर के। यानी कोई व्यक्ति जो चीज़ को खरीद रहा है उसके क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी, और जो चीज़ को बेच रहा है या प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसके क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी, ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 55। यहाँ पे 2 तरीके दिए गए हैं और 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है विक्रय पूरा होने से पहले, यानी कि सेल अभी पूरी नहीं हुई है, उसके पूरा होने से पहले क्रेता और विक्रेता के क्या अधिकार और दायित्व हैं, और अगर सेल पूरी हो जाएगी, ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र हो गई, तो फिर क्या राइट्स वगैरह होंगे, क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, उसमें क्या होगा, ये दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे विक्रय पूरा होने से पहले, यानी कि अभी बिक्री नहीं हुई है, उस बिक्री के होने से पहले क्या राइट्स हैं, किसके क्या लाइबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? विक्रेता के। यानी कि विक्रेता वो व्यक्ति जो अपनी चीज़ को बेच रहा है, ठीक। बेचने वाले को सेलर कहते हैं, उसकी क्या मतलब लाइबिलिटीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है माल की कमी को बताना। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या अपनी कोई भी चीज़ बेच रहा है, तो उसके पास सबसे पहले उसके ऊपर लाइबिलिटी ये होगी कि अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी कमी है, जिसे वो तो जानता है, कौन? बेचने वाला, लेकिन खरीदने वाला नहीं जानता, और उसका पता खरीदने वाला पूरी सावधानी बरतने से भी नहीं लगा सकता। मतलब कमी ऐसी है जिसको देख के पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बेचने वाला जानता है, खरीदने वाला नहीं जानता। तो बेचने वाले की ये लाइबिलिटी है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस कमी को खरीदने वाले को बताए कि इसमें ये कमी है, तभी उसकी लाइबिलिटी ठीक मानी जाएगी। और सेक्शन 55 में यही बताया गया है कि उसको वो चीज़ बतानी होगी कि इसमें ये कमी है। नेक्स्ट है हक से संबंधित डॉक्यूमेंट को पेश करना। अब जो भी हक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी राइट्स थे, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज़ वगैरह हैं, वहाँ पर बेचने वाले का कर्तव्य ये हो जाता है कि उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उनकी जांच पड़ताल करने के लिए उस व्यक्ति के सामने पेश करे जो उसको खरीदने वाला है, ताकि खरीदने वाला उसके हक के बारे में, है ना, बिल्कुल संतुष्ट हो सके कि ठीक है, ये जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, यहाँ पर हक से संबंधित डॉक्यूमेंट को पेश करना भी उसकी दूसरी लायबिलिटी है। तीसरा है हक से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना। अब अगर खरीदने वाला विक्रेता से यानी कि सेलर से कोई भी क्वेश्चन करता है, हक से रिलेटेड हो और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तो यहाँ पे बेचने वाले की ये लायबिलिटी बनती है कि वो उन सारे ज़रूरी प्रश्नों का, उन सारे ज़रूरी क्वेश्चंस का उत्तर दे, उनका आंसर करें, ठीक, जिससे कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और ख़रीदने वाले के मन में जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सब क्लियर हो जाए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो संतुष्ट हो सके कि जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना। अब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी चीज़ या अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहा है तो उसका ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसफ़र करने की लायबिलिटी भी यहाँ पे किसकी है? सेलर की है, क्योंकि वो बेच रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो ट्रांसफ़र होना चाहिए।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी और दस्तावेज़ की देखरेख करना। तो जब तक कब्ज़ा खरीदने वाले के पास नहीं चला जाता उस प्रॉपर्टी का, तो बेचने वाले का ये लाइबिलिटी बनती है कि वो उस प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी देखरेख करे, उन्हें अपने पास रखे, सुरक्षित रखे, ताकि जब जो क्रेता है, जो बायर है, जब वो उस चीज़ को ख़रीद ले, उस प्रॉपर्टी को ख़रीद ले, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या उसके डॉक्यूमेंट हो, वो सुरक्षित रूप से उसके पास जा सके। नेक्स्ट है कर का भुगतान। देखो, अगर कोई टैक्स वगैरह बकाया है उस प्रॉपर्टी पर जिसकी बिक्री की जा रही है, तो उसके टैक्स वगैरह चुकाने का दायित्व किसका होगा? बेचने वाले का होगा, क्योंकि वही उसका मालिक है। तो हर तरह का जो भी चार्ज है, कोई इंटरेस्ट या ब्याज वगैरह है या कोई रेंट वगैरह है, तो वो सब उसको पे करने होंगे, तभी वो खरीदने वाले को उचित रूप से वो प्रॉपर्टी मिल पाएगी। इसके बाद आते हैं राइट्स ऑफ सेलर, यानी विक्रेता के अधिकार। तो जो बेचने वाला है अब उसके कुछ राइट्स भी होंगे। तो यहाँ पे एक राइट दिया गया है कि किराया और फ़ायदों को लेना, यानी कि कोई रेंट वगैरह है, कोई फ़ायदे वगैरह हैं, जब तक प्रॉपर्टी को उसने सेल नहीं किया है तो सारा रेंट वही रखेगा। जो भी प्रॉपर्टी से फ़ायदे वगैरह हो रहे हैं वो भी उसी के पास रहेंगे, जब तक वो उसका ओनर है, जब तक वो उसका मालिक है। ठीक, तो किराया और फ़ायदे वगैरह वो ले सकता है उस प्रॉपर्टी से जब तक वो उसको सेल नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं जो खरीदने वाला है, जो आपका बायर है, उसकी क्या लाइबिलिटी है विक्रय पूरा होने से पहले। तो तथ्यों को प्रकट करना, तो यहाँ पर उसकी ये लाइबिलिटी है कि वो ऐसे फैक्ट को प्रकट करे जो प्रॉपर्टी को बेचने वाले के हित से संबंधित हो, यानी जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, और जिनको खरीदने वाले को जानकारी है लेकिन जो बेचने वाला है उसे जानकारी नहीं है उस बारे में। तो किसकी ड्यूटी बनेगी? खरीदने वाले की, क्योंकि वो जानता है उस प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन जो बेचने वाला है अगर उसको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो जो आपका बायर है उसकी भी ये ड्यूटी बनती है कि उसके बारे में वो सेलर को बताए। नेक्स्ट है कीमत का भुगतान करना। अब जब आप कोई चीज़ खरीदोगे तो आपके पास ये लाइबिलिटी होगी ना, आपके ऊपर ये दायित्व होगा कि आप कीमत का भुगतान करो और उस चीज़ को खरीदो। आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आप उसकी जो भी सही कीमत है उसको चुकाओ, तभी जो है ये सब चीज़ें, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से चल पाएगा। अगर बेचने वाला अपनी सारी लाइबिलिटी पूरी कर रहा है तो खरीदने वाले के ऊपर भी लाइबिलिटी है कि वो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहा है उसकी कीमत चुकाए। अब इसके क्या राइट होंगे? जो बायर है इसके भी तो कुछ राइट होंगे। तो इसका ये है कि पहले दी गई कीमत के लिए भार। अब पहले दी गई कीमत का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मान लो प्रॉपर्टी पर हक खरीदने वाले को देने से पहले ही खरीदने वाले ने मान लो कुछ एडवांस दे दिया, ठीक, अगर उसने कुछ एडवांस पे कर दिया है, कुछ अग्रिम धन दे दिया है बेचने वाले को, तो उस प्रॉपर्टी में उस धन के लिए, उस पैसे के लिए जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो उस पर एक तरीके से चार्ज माना जाएगा। ठीक, तो मतलब कि जैसे मान लो ए है, अब ए ने बी से एक घर खरीदा, बी को उसने क्या किया, एडवांस पैसे जो हैं वो पे कर दिए। अब क्या किया कि ए ने उससे वो घर खरीद लिया, तो उसके बाद उसके जो एडवांस पैसे हैं वो उस घर पर, उस प्रॉपर्टी पर एक चार्ज की तरह होंगे, मतलब एक भार की तरह होगा। लेकिन ऐसा जो चार्ज है वो तभी क्रिएट होगा जब खरीदने वाले ने प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अस्वीकार ना किया हो, मतलब गलत तरीके से उसने वो प्रॉपर्टी प्राप्त ना की हो, बिल्कुल सही तरीके से उस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एडवांस आपने कीमत दे दी और वो आपके मतलब नहीं चुकाए गए, वापस नहीं किए गए, तो वो एक तरीके से चार्ज होगा और वो उसी में ऐड किए जाएंगे। इसके बाद आता है कि जब विक्रय पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या लाइबिलिटीज़ हैं सेलर की, यानी जो व्यक्ति चीज़ों को बेच रहा है, जो विक्रेता है, विक्रय पूरा होने के बाद उसकी क्या लाइबिलिटी है। तो सबसे पहली उसकी लाइबिलिटी ये बनती है कि वो खरीदने वाले को, जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको कब्ज़ा देगा। दूसरा, उसके प्रॉपर्टी के हित से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी विवक्षित संविदाएं हैं उन संविदाओं को वो पूरा करेगा। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि अचल प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के फ़ायदे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि जो बेचने वाला ने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के साथ, वो प्रॉपर्टी जिसे वो बेच रहा है खरीदने वाले को ट्रांसफ़र करने की उसके पास इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और वो ट्रांसफ़र करने की बात भी करता है। तो प्रॉपर्टी अस्तित्व में होनी चाहिए जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और उसके पास बेचने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो इस तरह की विवक्षित संविदाएं इसके अंदर आ सकती हैं जो आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में है। इसके बाद है कीमत लेने पर हक से संबंधित कागजात देना। जब विक्रेता
जिस प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसकी कीमत ले लेता है, तो कीमत ले लेने के बाद उसकी ये लाइबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बायर को दे। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट जो लाइबिलिटी है। इसके बाद आते हैं इसके राइट, कि इसके राइट क्या होंगे। लाइबिलिटीज़ हमने पढ़ ली विक्रय पूरा होने के बाद। अब इसके राइट्स क्या होंगे, तो इसका एक ही राइट दिया गया है कि क्रय धन के लिए भाग, यानी कि जो भी चीज़ वो अपनी बेच रहा है, जो भी प्रॉपर्टी वो बेच रहा है, उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसे जो पैसा मिलना है वो उसका एक तरीके से चार्ज होगा उस प्रॉपर्टी पर। कैसे चार्ज होगा, अगर कोई व्यक्ति आता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और बेचने वाला उसको बेच रहा है, तो उसको ये मतलब अधिकार है ना एक तरीके से विक्रेता को कि जो चीज़ वो बेच रहा है उसे उसकी कीमत मिलनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से धन का भुगतान होना चाहिए, उसे पूरी की पूरी कीमत मिलनी चाहिए जितने की भी वो प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे एक तरीके से उसका ये चार्ज होगा उस प्रॉपर्टी पर जो वो बेच रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपके क्रेता का दायित्व, यानी कि जो व्यक्ति बायर है उसकी क्या लाइबिलिटी है विक्रय पूरा होने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पॉइंट जो पहला दिया गया है वो ये है कि संपत्ति से संबंधित नुकसान को सहन करना। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसको सहन करने का दायित्व किस पर आ जाता है, क्रेता का आ जाता है। वो भी कब, जब वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। जब प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति खरीद लेता है तो उसको जो भी नुकसान वगैरह होगा उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी, बायर की होगी जिसने उसको खरीद लिया है। तो सबसे पहली लाइबिलिटी उसकी यही होती है। दूसरा है अगर कोई पब्लिक चार्जेस वगैरह हैं या लोक प्रभार वगैरह हैं तो उनको उसे अदा करने होंगे, क्योंकि देखो जब कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है तो खरीदने की तारीख से वही उसका मालिक हो जाता है, और जब वो उसका ओनर, उसका मालिक बन जाता है तो जितने भी उस पर पब्लिक चार्जेस वगैरह होंगे या कोई रेंट वगैरह होगा या कोई भी चार्ज वगैरह होगा तो उसका दायित्व किसका होगा, जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। नेक्स्ट आते हैं इसके अधिकार, कि इसके राइट क्या होगा। तो इसका एक ही राइट दिया गया है, अभिवृद्धि का फ़ायदा, यानी कि जब प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति खरीद लेता है, जो बायर है उसने कोई चीज़ खरीदी, अब उस प्रॉपर्टी में जो उसने खरीदी है कोई मतलब कोई भी वृद्धि हो गई, कोई भी इजाफा हो गया, तो जब इजाफा हो गया तो उस इजाफे का फ़ायदा किसको मिलेगा, जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को खरीद लिया है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका एक राइट है। तो विक्रय पूरा होने से पहले और विक्रय पूरा होने के बाद बायर हो चाहे सेलर हो, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, वो सब हमने देख लिए। टीपीए में सारे राइट्स और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 56 की। सेक्शन नंबर 56 जो आपका सेल के ही अंदर आता है, सेल के कॉन्सेप्ट में आता है, ये बात करता है मार्शलिंग की। मार्शलिंग क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रम बंधन। पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। पार्श्विक का मतलब होता है बाद वाला, जो व्यक्ति बाद में प्रॉपर्टी को खरीदता है उसके द्वारा कैसे मार्शलिंग होगी यही बताया गया है। मार्शलिंग का ये जो सेक्शन है पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा संपत्तियों का स्वामी यानी जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो उन्हें एक व्यक्ति के पास पहले बंधक रख देता है, मतलब पहले उसको मॉर्गेज रख देता है, फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी दूसरे को बेच देता है। इसके बाद वो जो खरीदने वाला है वो उस मॉर्गेज ऋण यानी कि जो बंधक का कर्ज था उसे ना बेची गई संपत्ति से तुष्टि कराने का अधिकार है, लेकिन इस तरह नहीं कि उसके बंधकदार के या उससे उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के प्रतिफल सहित हित अर्जित करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, मान लो ए है, ए के पास 3 प्रॉपर्टी हैं, एक्स, वाई और जेड। ये 3 प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, ए है। अब ए क्या करता है, इन तीनों प्रॉपर्टी को बंधक रख देता है, किसके पास, बी के पास। बी के पास उसने इसको बंधक रख दिया, कितने रुपए में, 20 लाख रुपए में। मतलब 20 लाख रुपए में उसने इन तीनों प्रॉपर्टी को बंधक रख दिया बी के पास। तीनों प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है। अब ये क्या करता है, बाद में जो जेड प्रॉपर्टी है उसको बेच देता है सी को। सी को उसने सेल कर दी, बेच दी, कितने रुपए में, 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में इसको बेच दी। अब बी क्या करता है, ए जो है मतलब जिसने अपनी तीनों प्रॉपर्टी पहले बी के पास बंधक रखी 20 लाख रुपए में, फिर उन्हीं में से एक जो तीसरी प्रॉपर्टी थी जेड नाम की उसको रख दिया सी के पास। क्या कर दिया, बेच दिया उसको, और उससे भी 10 लाख रुपए ले लिए। ठीक, अब ए जो है वो यहाँ पर इन प्रॉपर्टी का जो मतलब जो भी उसने 20 लाख रुपए लिए थे वो बी को चुका नहीं पाया, बी को नहीं चुका पा रहा है वो। तो अब बी क्या करेगा, इन तीनों प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल करने की कोशिश करेगा। तो जो सी है वो बी से ये कह सकता है, क्योंकि ये बाद वाला क्रेता है ना, ये बाद वाला
खरीदने वाला है। तो ये यहाँ पर कह सकता है बी से कि आप एक काम करो, पहले आप इन 2 प्रॉपर्टी से वसूल करो जो आपके पास बंधक रखी गई हैं। हालांकि जेड भी रखी गई थी, बट जेड प्रॉपर्टी तो अब सी को बेच दी गई है ना, तो सी जो है वो बी से कह सकता है कि आप पहले इन 2 प्रॉपर्टी से अपना 20 लाख रुपया वसूल कीजिए। अगर इन 2 प्रॉपर्टी से वसूल नहीं हो पा रहा है तब आप जेड प्रॉपर्टी पे आइएगा, क्योंकि अभी मैं इसका खरीदार हूँ, मैंने इसको खरीद लिया है, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ पे बी क्या करेगा, पहले इन 2 प्रॉपर्टी से वसूल करेगा, एक्स और वाई से। अगर इनसे नहीं होती फिर वो जेड प्रॉपर्टी पे जाएगा। तो यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। और यहाँ पे ये जो राइट दिया गया है ये बाद वाले क्रेता का राइट दिया गया है कि पाश्चिक क्रेता कैसे क्रमबंधन करा सकता है। तो आई होप यहाँ पर ये जो डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली सेक्शन 56 क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 57 जो बात करता है विलंगमों और उनसे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय के द्वारा उपबंध। पूरे सेक्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि बेसिकली ये जो सेक्शन है ये न्यायालय को या कोर्ट को ये अधिकार दे रहा है कि कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है, इस बात की घोषणा कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी यानी कि वो संपत्ति भार से मुक्त है या बिल्कुल फ्री है। कौन सी? जो ट्रांसफ़र की जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कई बार क्या होता है कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखी हुई होती है ना, मॉर्गेज की हुई होती है। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है कि कई तरह की ऑब्लिगेशंस, कई तरह की बाध्यताएं हो जाती हैं। और फिर अब ऐसी प्रॉपर्टी को कौन खरीदेगा जिसके ऊपर कई तरह की बाध्यताएं हैं, कई तरह की ऑब्लिगेशंस हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को तो ऐसे में व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है वो कोर्ट से ये डिक्लेरेशन ले सकता है, कोर्ट से ये डिक्लेयर करा सकता है कि ये प्रॉपर्टी भार या विलंघम से मुक्त है, बिल्कुल इसके ऊपर किसी तरह का कोई भार नहीं है, किसी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे कोर्ट जब इस सेक्शन के अंदर कोई चीज़ डिक्लेयर करती है या कोई भी ऑर्डर पास करती है तो उसकी अपील भी की जा सकती है। तो सिंपली ये जो सेक्शन है आपका आता तो सेल के अंदर ही है, तो ये हमें यही बता रहा है कि एक तरीके से कोर्ट इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकता है कि कोई भी प्रॉपर्टी मतलब इस पर कोई भार नहीं है या इस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सिंपली आज की वीडियो में हमने क्या समझा, तो आज की वीडियो में हमने समझा सेक्शन नंबर 54 से लेके 57 तक के प्रोविजंस जो हमारे सेल से रिलेटेड हैं। अब सेल का हमने पूरा मतलब अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको सेल कैसे तरीके से दिया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या इसके प्रोविजंस हैं, वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।